आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है आई कैम शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नेमी के 6 लेक्चर के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था आईयूपीएससी ऑफ नेमी कैसे करेंगे, दो इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इस लेक्चर में आज हम कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कॉम्प्लेक्स चेन अगर दी हुई है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो उसकी आईयूपीएससी हम कैसे कर सकते हैं। उसके सहायता से हम अच्छे जो क्वेश्चंस, टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटी एडवांस लेवल तक के पूछे जा सकते हैं, उनको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स चेन्स क्या होती हैं। बच्चों देखो, जैसे मेरे पास कोई एल्केन दिया हुआ है, अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो अब वो साइड चेन की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर वो साइड चेन अलग अलग पेरेंट चेन के पोजीशन पे लगा हो तो वो कॉम्प्लेक्स चेन की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, चलिए आइए पहले जानते हैं कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में। एक मैंने कंपाउंड एज्यूम कर लिया बच्चों, यहां पर मान लीजिए ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 कार्बन वाली एक लंबी सी चेन को मैंने एज्यूम कर लिया और जगह जगह क्या है, साइड चेन लगे हुए हैं। मान लो CH3 यहां लगा हुआ है और एक इधर CH3 लगा हुआ है और यहां पर मान लीजिए कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, और इधर भी कुछ ऐसा ही ग्रुप लगा हुआ है ना। तो अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप एक कॉम्प्लेक्स चेन की तरह बिहेव करेगा अगर ये ग्रुप पेरेंट चेन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो, है ना। सबसे पहले तो हमें सबसे लंबी चेन छांटनी पड़ेगी। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे छांट रहे हैं, है ना। तो इसमें 9 कार्बन का चेन आ रहा है तो ये तो पेरेंट चेन होगा नहीं, ये 10 कार्बन का चेन था। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई और ऐसी चेन है जिसमें 10 कार्बन मौजूद है या नहीं। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके नो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो। So 1 2 3 4 5 6 7 8. So dear student, you can find कि यहां पर एक ही चेन मौजूद है जो क्या है 10 कार्बन वाली है। तो इसी को मुझे क्या मानना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन एज वेल एज पेरेंट चेन। अब ये जो ग्रुप आ रहा है बच्चों, ये कहलाता है मेरा कॉम्प्लेक्स चेन पार्ट। कॉम्प्लेक्स चेन पार्ट। मैं इसको कॉम्प्लेक्स चेन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करें कि अगर इस पर्टिकुलर पूरे तीनों कार्बन वाली चेन को साइड चेन मान रहा हूं तो इस साइड चेन में भी एक कार्बन ऐसा आ रहा है जिसको मैं साइड चेन में कवर नहीं कर सकता हूं। उसी तरह अगर मैं इस पर्टिकुलर पूरे ग्रुप को साइड चेन मान रहा हूं, 1 नंबर 2 नंबर कार्बन को, तो ये कार्बन इसमें कवर नहीं होगा। तो साइड चेन के अंदर कोई चेन मौजूद होती है तो मैं ऐसी चेन को क्या बोल देता हूं, कॉम्प्लेक्स चेन बोल देता हूं। तो ऐसी चेन का नाम रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसका नाम होता है अपना सेट ब्यूटाइल, राइट, और इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल। अब यहां पर बच्चों 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं, सेक और आइसो। क्या ये आईयूपीएससी में पार्टिसिपेट होते हैं? इनको कॉमन नेमिंग की तरह यूज किया जाता है। जी हाँ, ये आईयूपीएससी नेम नहीं है कॉम्प्लेक्स चेन के, लेकिन ये क्या है, कॉमन नेम जरूर है। ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चेन पॉसिबल हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, 3 कार्बन वाली साइड चेन से शुरुआत करते हैं। 3 के लिए पढ़ेंगे, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे कि उसमें से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं अलग अलग पोजीशन से तो मेरे को उनका कॉमन नेम क्या मिलेगा। पहले कॉमन नेम जान लेता हूं। इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल टाइप के वर्ड यूज करने पड़ेंगे और वो स्पेशल टाइप के वर्ड यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि एक वर्ड यूज करूंगा मैं एन, दिस इज ड्राइव फ्रॉम नॉर्मल, और ये यूज किया जाता है हमेशा स्ट्रेट चेन के लिए, स्ट्रेट चेन के लिए। दूसरा मेरा आता है आइसो, तीसरा मेरा आता है न्यू। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ और होते हैं सेक, जैसे कि मैंने ऊपर वाले में आपको भी बताया। उसके बाद एक होता है टर्ट। ये मेन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए प्रीफिक्स। तो बच्चों नॉर्मल की बात करो तो स्ट्रेट चेन को यूजुअली मैं क्या बोल देता हूं, नॉर्मल एल्केन, है ना। इसको भी देखेंगे एग्जांपल की सहायता से। आइसो वर्ड का यूज करेंगे। इसके याद रखने के 2 तरीके हैं।
है ना। पहला तरीका ये है कि इफ इन IUPAC 2-methyl is coming, 2-methyl is coming, or 1-methyl group is added on second last carbon in the parent chain। यानी कि मुझे पेरेंट चेन छांटनी है, और पेरेंट चेन छांटने के बाद क्या करना है कि उसमें सेकंड लास्ट कार्बन को देखना है। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो ग्रुप कौन सा माना जाएगा बच्चों? आइसो ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नियो की तरफ चलते हैं। अगर IUPAC में 2,2-डाइमिथाइल लगा हुआ है या फिर 2-methyl groups are added on the second last carbon in the parent chain, right? इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ भी समझने वाले हैं। सेक वर्ड कब यूज किया जाता है बच्चों? जब भी कोई भी हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से रिमूव किया गया है जो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। When carbon is added to another 2 carbon, okay, from which if any hydrogen atom is removed, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? अपना साइड चेन बनेगा और उसको हम बोल देंगे सेक। जी हाँ, ये सेकेंडरी टर्सरी वही कार्बन है जो हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला या दूसरा लेक्चर उसको आप देखिए, उसमें आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में मालूम पड़ेगा और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह की डिग्री किसी भी एटम की पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ हेलोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन एज वेल एज डिग्री ऑफ अल्कोहल, वो सारी की सारी चीजें उसमें कवर की गई हैं। अगर नहीं देखा है तो जरूर ऊपर वाले जो लेक्चर में लिंक आ रहा है उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए टर्ट की बात करते हैं। तो जब भी कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फ्रॉम विच इफ एनी हाइड्रोजन एटम इज रिमूव, राइट, तो ये तो सारी की सारी चीजें होंगी पहचानने के लिए। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 कार्बन से, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स पॉसिबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला है 3 कार्बन कंटेनिंग चेन। अब 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या हो सकता है कि मान लीजिए उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया और एक ही तरीका है इसको लिखने का, और कोई तरीका भी नहीं है। इस वक्त इसको मैं बोल दूंगा एन प्रोपेन। एन प्रोपेन मैंने क्यों यूज किया है बच्चों, क्योंकि यहां पर ये 3 कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन में ही अरेंज किए गए हैं। वैसे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर कंपाउंड में और कोई तरीका भी नहीं है, मैं ब्रांच ऐड नहीं कर सकता हूं, है ना। चलिए अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है कि मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन को यहां से पहले वाले कार्बन से रिमूव कर दीजिए। पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है या तीसरा कार्बन है मान लीजिए। तो अगर पहले वाले कार्बन से रिमूव करता हूं तो इस पर्टिकुलर साइड चेन का नाम पड़ जाता है, जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल। उसी तरीके से मान लीजिए मैं दूसरे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा हूं, यानी कि ये वैलेंसी है ना, ये वैलेंसी भी फ्री है, ये किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप या फिर और कोई साइड चेन से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है ये पेरेंट चेन से जुड़ा हो। तो अब जब ये पेरेंट चेन से जुड़ेगा बच्चों तो ऑटोमेटिकली इसमें आप देख रहे हैं कि साइड चेन के अंदर एक साइड चेन है। हम ये पूरी 3 चेन साइड चेन नहीं मानेंगे उस केस में, हम जहां से वो लिंक होता है वहां से दोनों डायरेक्शन में जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहां है, साइड चेन में पेरेंट चेन देखेंगे और बाकी जो बचा वो ऑटोमेटिकली उस पेरेंट चेन के लिए साइड चेन की तरह काम करेगा। यानी कि पहले पेरेंट चेन था, उसके अंदर साइड चेन, साइड के अंदर साइड चेन। तो वो साइड चेन अगर जिस भी साइड चेन में पाई जा रही है उसको मैं बोल दूंगा कॉम्प्लेक्स चेन। ये तो मैंने बताया था अभी। चलिए
इस पूरे ग्रुप का नाम होता है बच्चों आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब हालांकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि मैंने बताया था आइसो ग्रुप में वहां यूज करूंगा जहां पर 2 मिथाइल आ रहा होगा, यहां पर ये चीजें नहीं आती हैं। ये दिस इज एन एक्सेप्शनल केस वेयर वी आल्सो यूज इट एज आइसोप्रोपाइल। चलिए 4 कार्बन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब 4 कार्बन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास सबसे पहला जो इसका स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसको मैं बोल दूंगा एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन बड़ा सिंपल सा है। चलिए अब मेरे को हाइड्रोजन को रिमूव कराना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कितनी पॉसिबिलिटी है? नंबर 1 कार्बन से मैं रिमूव करा सकता हूं। कैसे कराता हूं? जब देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, तो इसका नाम पड़ जाएगा मेरा एन ब्यूटाइल, राइट। मान लीजिए अगर मैं दूसरे वाले कार्बन से इसको रिमूव करा रहा हूं, है ना, इस वाले कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, इस ग्रुप का नाम पड़ जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने क्यों यूज किया है बच्चों? ये जो कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 एंड नंबर 2 दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें और की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं तो मेरे पास यही बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर फ्री वैलेंसी है, इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेम रहेगा बच्चों। कहां का यूज हो सकते हैं? जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है CH3 CH CH2 CH3, यहां पर मान लो Cl दे दिया तो नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये चीजें वहां पर यूज होती हैं कॉमन नेमिंग की तरह, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहां पर मान लो OH लगा होगा तो नाम क्या पड़ जाएगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है मैंने। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों कि अगर मान लीजिए 4 कार्बन जो है इसमें, इसके मैं क्या बना सकता हूं? स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकता हूं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? एक किसी भी कार्बन को उठा के मैंने 3 कार्बन वाले चेन में लगा दिया, तो इसका क्या होगा? अगला केस आएगा CH3 CH CH3 CH3। अब बच्चों इसका IUPAC नेम अगर देखें तो क्या होगा? दिस इज पेरेंट चेन एंड दिस इज अवर साइड चेन, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी IUPAC नेम में 2 मिथाइल आ रहा है तो ऐसे ग्रुप को मैं बोल दूंगा आइसो। अब आइसो ग्रुप तो है, नाम कैसे रखेंगे? आइसो लगा के जितने भी कार्बन मौजूद है कंपाउंड में काउंट कर लीजिए, वो आपको वर्ड रूट दे देंगे। यहां पर 4 कार्बन आ रहे हैं तो इसका जो नाम होगा कॉमन नेम वो पड़ जाएगा मेरे पास आइसो ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। अब इसके मैं क्या बनाता हूं? एल्काइल ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बना सकता हूं? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैंने मान लीजिए पर्टिकुलर एक्सट्रीम वाले कार्बन से यानी कि टर्मिनल कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो बीच वाला कार्बन है इस वाले कार्बन से मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब देखो बच्चों, मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूं या यहां से करूं या यहां से करूं, एक ही कंपाउंड मिलेगा मुझे। ठीक है, चाहे आप IUPAC नेम लिख के देख लीजिए, एक ही कंपाउंड आएगा। IUPAC नेम अगर सेम आता है तो कंपाउंड एक ही माना जाता है। दिस इज द वे हाउ यू कैन डिसाइड वेदर द कंपाउंड इज रिपीटेड और नॉट, राइट। इसका नाम पड़ जाता है मेरा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल बिकॉज इट इज ड्राइव फ्रॉम आइसोब्यूटेन, और इसका नाम पड़ जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल। और कभी कभी ये आपको ऐसे नजर आएगा TBU। ठीक है, इसके बेस पर एक फेमस बेस नजर आता है। अगर मान लो मैंने इस कंपाउंड को कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, CH3 यहां से O माइनस लगा दिया, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम पड़ जाता है टर्ट ब्यूटॉक्साइड। टर्ट ब्यूटॉक्साइड। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि दिस इज अ बल्की बेस एंड दिस इज अ बल्की बेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ही आगे अपन पढ़ेंगे
कि जो हॉफमैन एल्कीन है वो हमें मेजर एल्कीन बनती है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें वहां पर हमें काम आती हैं। तो ये तो हमारे हो गए 4 कार्बन वाले जितने पॉसिबल अल्काइल ग्रुप होते हैं। अब लास्ट और देखेंगे 5 कार्बन वाले जितने भी पॉसिबल अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब 5 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्ट्रेट चेन वाले से, CH3 CH2 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 और ये लास्ट में CH3। इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अब यहां से मैं अगर एल्काइल ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ रही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कार्बन अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूं एक करके तो मेरे को 3 तरह के एल्काइल ग्रुप मिलेंगे। अगर 4 और 5 कार्बन से निकालूंगा तो वो चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहले वाले अगर कार्बन से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एल्काइल ग्रुप बन गया। इसका नाम पड़ जाता है बच्चों एन पेंटाइल। ओके, इसके बाद अगर दूसरे कार्बन से मैं रिमूव करता हूं, इसका नाम होता है सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। अब बच्चों तीसरा वाला अगर देखा जाए तो तीसरा वाला भी आप कहोगे सर इसमें भी जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो उस कार्बन में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये भी सेक होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही था और आंसर भी सही था, लेकिन इन दोनों में क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं, एक्टिव, एक्टिव। तो इस पूरे का नाम क्या है मेरा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। एक बात और बताता हूं बच्चों, कि जो पेंटाइल ग्रुप होता है इसको मैं एमाइल ग्रुप भी कह देता हूं, इसको मैं एमाइल ग्रुप भी कह देता हूं। तो इसका नाम मैं डायरेक्टली ऐसे भी ले सकता हूं, सेकेंडरी एमाइल। तो कहीं पर अगर सेकेंडरी एमाइल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी एमाइल यूज किया जाता है 5 कार्बन वाली चेन के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके में क्या बनाऊंगा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाऊंगा। इसमें 3 ही एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या क्या हो सकते हैं, पहले मैंने एक कार्बन को उठाया और 4 कार्बन वाली चेन में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो 4 कार्बन वाली चेन मैंने मान ली यहां पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, आइसोपेंटेन। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड लास्ट कार्बन पर देखो, अगर आप ये अगर मेरी पेरेंट चेन है ना, इफ दिस इज पेरेंट चेन, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको मैं बोल दूंगा आइसो ग्रुप। अब टोटल कार्बन कितने, 5 है, तो नाम पड़ेगा आइसोपेंटेन। अब इसके चलिए एल्काइल ग्रुप बना लेते हैं, अलग अलग एल्काइल ग्रुप बनेंगे बच्चों। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि मान लीजिए मैंने एक्सट्रीम कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि उसके पड़ोसी वाले कार्बन से ही मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। चलिए कोई बात नहीं इसमें भी। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, जो बीच वाला कार्बन है इससे भी मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी और है बच्चों कि किसी भी पर्टिकुलर टर्मिनल लेफ्ट वाले से मैंने क्या कर दिया, एक कार्बन को निकाल दिया। अब चाहे मैं इस कार्बन से निकालूं या इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करूं, दोनों ही बात अब एक मानी जाएंगी। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं बच्चों, बताएं। जैसे इसका नाम हो जाता है अपना आइसोपेंटाइल। ठीक है बच्चों, आइसोपेंटाइल नाम हो गया। इसके बाद इसका अगला नाम हो जाएगा एक्टिव आइसोपेंटाइल। अब मैं इसको सेक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, है ना, ये थोड़ा सा मुझे लर्न करना पड़ेगा। इसमें ये लिखा हुआ है एक्टिव आइसोपेंटाइल। ठीक है, एक्टिव ग्रुप तो ये वाला है ये, और आइसो ग्रुप है पूरा, इसलिए क्या बोल दिया, एक्टिव आइसोपेंटाइल। इसको बोल दूंगा मैं टर्ट पेंटाइल। ठीक, और इसको मैं बोल दूंगा सिर्फ एक्टिव पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल और एक्टिव एमाइल। ठीक है बच्चों,
क्या इसमें और कोई चेन आइसोमर पॉसिबल है? जी हाँ, मैं इस कार्बन को उठा के अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो एक और मेरे पास पॉसिबिलिटी मिलेगी। अब हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा बीच वाले कार्बन से। अब ध्यान से देखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। आईयूपीएसी नेम होगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब ध्यान से देखिए इसमें सेकंड लास्ट कार्बन में क्या आ रहा है? 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं और आईयूपीएसी नेम में भी क्या आ रहा है? 2,2। तो नाम क्या पड़ जाएगा बच्चों इसका? नियो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। नाम पड़ जाएगा नियो पेंटेन। ठीक। अब इसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट पॉसिबल है। कौन सा? इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं है। 1 2 3 4 इन चारों में से आप किसी पे भी एक बार हाइड्रोजन कार्बन से रिमूव कर सकते हो। तो मेरे पास ग्रुप बन जाएगा CH3 C CH2 CH3 CH3 और इस एल्काइल ग्रुप का नाम होता है नियो पेंटाइल। ठीक है। अगर मान लीजिए ये किसी पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है तो यहां से हम क्या करेंगे? इसकी कॉम्प्लेक्स चेन को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है अपना इस साइड चेन का पेरेंट चेन हो जाएगा जिस पर 2 क्या है? साइड चेन लगी हुई है। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी एज अ पर्टिकुलर बेसिकली कॉम्प्लेक्स चेन, है ना। जो मेरे पास एन ग्रुप आते हैं बच्चों, है ना, जिसके एन पेंटाइल वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स चेन की तरह बिहेव नहीं करेंगे। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर साइड चेन में साइड चेन और आ रही है तो ही वो ग्रुप कॉम्प्लेक्स चेन माना जाएगा। अदरवाइज उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? नेम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर साइड चेन होता है। ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में बता दी। अब हम देखेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसके नेमिंग के थोड़े से रूल्स जो हैं डिफरेंट होते हैं, उन रूल को पहले जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे पहले नेमिंग रूल्स फॉर द कॉम्प्लेक्स चेन। ज्यादा डिफरेंट रूल नहीं होते हैं। पेरेंट चेन रूल और आपका नंबरिंग वाले रूल वो दोनों सेम रहते हैं, वो तो बेसिक रूल्स हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अपन जो डाई ट्राई टेट्रा, है ना, आइसो नियो आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकली। अभी तक हमने देखा था कि कोई भी साइड चेन लगी हुई है उसका पहला लेटर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली चेन डिसाइड होती है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग करनी है तो मुझे जो डाई ट्राई टेट्रा यूज होगा, आइसो न्यू यूज होगा, वो भी मुझे अल्फाबेटिकली चेक करने पड़ेंगे। बस 2 चीज यूज नहीं करते हैं अल्फाबेटिकली। वो कौन कौन से हो गए? सैक एंड टर्ट। सैक एंड टर्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकली। order we can write like this, right? Okay, now it's a proper statement. अब तीसरा स्टेज आता है कि नेमिंग हमेशा क्या की जाती है? कॉम्प्लेक्स चेन की ब्रैकेट में की जाती है। ठीक है ना। राइट नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इन ब्रैकेट। ओके। ऑल्सो यूज बेस ट्रिस एंड टेट्रा केस इफ एक से ज्यादा बार वही कॉम्प्लेक्स चेन पेरेंट चेन में रिपीट हो रही है तो वहां पर डाई ट्राई टेट्रा मत लगाइए, वहां पर आपको बेस ट्रिस टेट्रा केस यूज करना पड़ेगा। इफ एनी कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ सेम टाइप इज रिपीटेड। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको समझने के लिए कुछ बेहतरीन से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, पहले वाले ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है। अब यहां पर बच्चों मान लीजिए कुछ इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, मैंने हाइड्रोजन ऐड नहीं किया, दैट इज सेल्फ अंडरस्टूड। ओके। यहां पर फिर से कुछ ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं और यहां पर भी क्या है? कुछ ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बड़ा अच्छा सवाल बन गया बेटा। देखो पहला रूल तो क्या है? पेरेंट चेन रूल। उसके अकॉर्डिंग हमें लॉन्गेस्ट चेन छांटनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो देखिए लॉन्गेस्ट छांट लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन वाली चाहिए तो
और पॉसिबिलिटी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी पॉसिबल नहीं है। और देखते हैं पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो, 1 2 3 4 5 6 7 नो, 1 2 3 4 5 6 नो, 1 2 3 4 5 6 नो पॉसिबिलिटी। अब यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चेन ऐसी है जिसमें 10 कार्बन मौजूद है, तो हम उस 10 कार्बन वाली चेन को क्या मान लेंगे बेटा, प्रायोरिटी देके पेरेंट चेन मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गई पेरेंट चेन। चलो भाई ये पेरेंट चेन हो गई। अब बच्चों एक बात ध्यान से देखिए कि यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स चेन, क्योंकि साइड चेन के अंदर साइड चेन आ रही है, ये भी कॉम्प्लेक्स चेन है, ये दोनों सेम है, और ये भी कॉम्प्लेक्स चेन है। ठीक है, ये भी मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स चेन मौजूद है, कॉम्प्लेक्स चेन एंड कॉम्प्लेक्स चेन। ठीक है ना। चलो फर्ज कर लिया मैंने यहां पर एक और ग्रुप लगा दिया मिथाइल टाइप का, थोड़ा और अच्छा बनेगा सवाल। ये मेरा क्या माना जाएगा, साइड चेन माना जाएगा। तो पहले तो हमें पता करना है कि साइड चेन कौन सा है, पेरेंट चेन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स चेन कौन सा है। इसके बाद हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूं बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, लोकेट कहां मिल रहे हैं मुझे, एक तो सेकंड कार्बन पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है, प्लस 7 पे मिल रहा है। तो सब कितना हो जाएगा, 6 + 6 12 + 7 19। नो प्रॉब्लम। If we do numbering from this side, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then we are getting the locants at which carbon, 4th carbon, 5th carbon, 7th carbon plus 9th carbon. In this case 9 + 7 16 + 5 21 + 4 25. Obviously we will choose this numbering, we will not choose this numbering according to लोवेस्ट नंबर सम रूल। ये रूल मैंने कल बताया हुआ था, ठीक है, पिछली क्लास में। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब नाम लिखते हैं बेटा। पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिखना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स चेन का नाम कैसे रखते हैं कि इसमें भी हम पेरेंट चेन छाटेंगे, और पेरेंट चेन कैसे छाटेंगे कि उस कार्बन को तो कवर हमें करना ही है जो डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, यानी कि उस कार्बन को तो हमें पेरेंट चेन में शामिल करना ही है जो पेरेंट चेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स चेन में पेरेंट चेन छांट के नंबरिंग करेंगे, यानी कि वो जो रूल मैंने बताए थे पेरेंट चेन के लिए और किसी भी पर्टिकुलर एल्केन की नेमिंग के लिए, वही रूल यहां पर कॉम्प्लेक्स चेन में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो दिस इज द पर्टिकुलर पेरेंट चेन, सो 1 and 2 on one carbon we have the methyl group. Okay, same thing here, 1 and 2. You can start from this side also, 1 and 2. It will be same. And in this case, obviously we will start from this one. 1 2 3, 2 3. You cannot go like this. 1 2. Yeah, you can go like this, but you cannot go like this. 1 2 3 4. You will say, sir यहाँ पर 4 कार्बन की पेरेंट चेन आ रही है। तो मैंने तुम्हें यही तो बताया है कि जो कार्बन अटैच है डायरेक्टली वहीं से नंबरिंग शुरू करनी है और उसको हमें पेरेंट चेन में शामिल करना ही है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर 1,2 डाइमिथाइल आ जाएगा। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स चेन का नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, राइट। चलो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिथाइल इथाइल। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल और इथाइल, सिंपल। अब देखिए, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसके हिसाब से। तो ये अब देखिए अब क्या करेंगे कि यहां पर क्या है कि जो हमारे पास चेन आई है दोनों कॉम्प्लेक्स की, दोनों सेम टाइप की हैं, जो कि कौन से कार्बन मौजूद है, 7 कार्बन मौजूद है और 4 कार्बन मौजूद है। तो यहां पर अल्फाबेटिकली देखेंगे एम आ रहा है, यहां पर डी आ रहा है, यहां पर भी एम आ रहा है, यहां तो बिस का वर्ड आएगा आगे, ये मिथाइल है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली कौन सबसे पहले आने वाला है, ऑब्वियसली हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था डाई ट्राई टेट्रा को हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकली इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अब नाम देखते हैं इसका, है ना। 5
ब्रैकेट में लिखेंगे 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब बच्चों कंपटीशन किसके बीच में है? 1 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल, ये तो बेस हो जाएगा। यहां पर ये मिथाइल है तो ये थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसलिए हम पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। 9 सॉरी इट इज ऑन 2 मिथाइल। आफ्टर दैट व्हाट विल राइट ऑन 4 and 7 we have same type of complex chain, so we will use 4,7 bis. Then we will write 1 methyl ethyl, right? Now count the total number of carbon in the parent chain, that is 10, so it will be decane. That's how we need to write the name of any compound containing the complex chain. ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये चीज सीख ली है कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग कैसे कर सकते हैं। एक सवाल दे रहा हूं जिसके बेस पर आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसके लिंक मैं वीडियो में सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास वो सवाल ये है, मान लीजिए मैंने 11 कार्बन वाली चेन मान ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यहां पर आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, और यहां पर आपका ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपका एक कार्बन ही, एक हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक है, और ये ग्रुप लगा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स चेन कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, थोड़ी सी हिंट दूंगा, बाकी सारा काम आपको करना है इसकी तरह से। कॉम्प्लेक्स चेन पहले पेन चेन छाटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 carbon also coming here. Let's make it little bit of easy, otherwise you will confuse. So better you will write like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, and now you will not find any carbon chain containing more than of 11 carbon. So this is our parent chain, this is our parent chain, and यहां पर देखिए ये क्या बन जाएगा अपना कॉम्प्लेक्स चेन, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स चेन, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स चेन, राइट। चलिए थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं इसको, कार्बन यहां पर बढ़ा देते हैं वहां का। ठीक है ना, अभी भी कार्बन नंबर सेम रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या नाम होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी नेमिंग ऑफ कंप्लीट एल्केन व्हिच कंटेन आल्सो द कॉम्प्लेक्स चेन पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो I will tell you how you can do the numbering and naming of any compound containing unsaturation, that is double bond and triple bond. तो हाँ जी दोस्तों, आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, मैं एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग पढ़ाऊंगा, और भी उसके आगे चीजें आएंगी, हाउ टू डू द नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, and still more coming in this IUPAC nomenclature. So be with me and stay connected, stay learning and be safe also. तब तक के लिए मैं आपसे याद लेता हूँ। Thank you very much for watching this video. Bye bye.